हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्यारा चैप्टर है फेडरलिज्म, इसमें अभी तक हमने क्या समझा? हमने देखा कि फेडरलिज्म आखिर है क्या चीज। दुनिया भर की कहानी मैंने आपको बता दी है। अब बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं? फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में फेडरलिज्म कहां से आया? अब ब्रह्मा जी तो डाल के गए नहीं थे, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि क्या कंसेंसस डेवलप हुई जिसके चलते फेडरलिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। अब देखो, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बताया गया है कि कंसेंसस वर देयर ऑन पावर शेयरिंग इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमें आजादी नहीं मिली थी ना, उसके पहले से ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो इस चीज से भली भांति परिचित थे कि इंडिया में पावर शेयर तो करना ही पड़ेगी। अब इंडिया में पावर शेयर तो करना ही पड़ेगी, इस चीज पे जोर क्यों डाल रहा हूं मैं पता है? क्योंकि देखो क्या है, लीडर्स वर अवेयर ऑफ द रीजनल डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मतलब जो लीडर्स थे ना, तो वो मतलब ऐसे नहीं है कि उनके बाल धूप में ही सफेद नहीं हुए थे, ऐसा कहते हैं ना। उन्हें एक्सपीरियंस था इंडियन लैंडमास का। उन्होंने देखा समझा था चीजों को कि इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी, उतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक। इतने सारे लैंग्वेज ग्रुप्स, इतनी रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि हर क्षेत्र में अपनी एक अलग कल्चर होता है, अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, एक अलग रहने का तरीका होता है, वो डाइवर्सिटी। और वो ठीक है, आप जम्मू कश्मीर से केरला तक जाओ, ठीक है, इतनी लैंग्वेज मिलेगी, इतनी लैंग्वेज सुनने को मिलेगी, आप अपनी लैंग्वेज भूल जाओगे। हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है, ठीक है, कल्चर बदल जाता है, खाना बदल जाता है, और तो और भगवान बदल जाते हैं। मतलब कितनी डाइवर्सिटी, भगवान बदल जाते हैं इन द सेंस कि रिलीजन वही रहेगा, लेकिन रिलीजन को फॉलो करने का तरीका बदल जाता है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक। और ये डाइवर्सिटी हमारा स्पिरिट है, ठीक है। इसे ऐसे नहीं देखना कि इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी ऐसे देखना है। आया समझ में? तो हमारे लीडर्स को ये पता था कि इतनी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज ग्रुप कितने सारे हैं। आप देखोगे तो स्टेट फॉर्मेशन ही हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ। कितने सारे स्टेट्स हैं। गुजरात में बोली जाएगी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाएगी, तमिलनाडु में चले जाओ आप, ठीक है। तो मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे स्टेट बने, सारी चीजें हुई हैं। तो यहां पे क्या क्रक्स निकालना है आपको कि फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म क्या है बेसिक? अगर जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर है, ठीक है। सेंटर से आप पावर डिसेंट्रलाइज कर रहे हो कहां पे? स्टेट पे। मतलब जो कह सकते हैं कि दूसरे, सेकंड टियर, थर्ड टियर जो है, वहां पे आप जब पावर नीचे दे रहे हो वो फेडरलिज्म है। और वो पावर नीचे देना शौक नहीं था, उसे एक नेसेसिटी की तरह देखा गया कि पावर शेयर कर दो, अपने आप लड़ाई दंगे नहीं होंगे इनके बीच में, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? देयरफॉर पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेज हैड टू शेयर पावर एंड इन ईच रीजन पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्फ। लोगों के बीच में पावर शेयर की जानी चाहिए, और पावर शेयर इस तरह से करो कि लोग क्या कर पाए? अपने आप को गवर्न कर पाए। समझ रहे हो? अब हम कह रहे हैं कि हर रीजन में अलग अलग डाइवर्सिटी है, हर क्षेत्र में अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो वो पावर को ऐसे शेयर किया जाए कि हर रीजन के लोग अपने आप को क्या कर पाए? गवर्न कर पाए, वो अपनी व्यवस्था चला पाए, ठीक है। तो तभी क्या होगा? एक लेवल से दूसरे लेवल पे पावर डिसेंट्रलाइज हो गई है, ठीक है। और जहां सेंट्रलाइजेशन होगा वहां फेडरलिज्म नहीं होगा, इस चीज को समझ लेना। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था, ठीक है, वो कहानी रहती है। अब देखो, इतना जो कुछ भी पढ़ा हमने, तो उससे एक चीज क्लियर हो गई क्या? कि पावर शेयर करना है सर। हाँ, इतना समझ आ गया, पावर शेयर करना है, ठीक है। मुस्कुराओ। तो अब देखो क्या सवाल ये आता है, द ओनली क्वेश्चन वाज व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर टू बी एंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट। आपने ये तय कर लिया कि हर रीजन में डाइवर्सिटी है, हर रीजन की गवर्नमेंट को पावर नीचे आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगी। बोलो हाँ, ठीक है। अब सवाल ये था कि आप पावर कितनी दोगे? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, ठीक है। तो उस सेंस में हमें ये देखना है कि पावर किस हद तक दी जाए, ठीक है। तो अब क्या होता है, हिस्ट्री में हर चीज का आंसर मिल जाता है। हमने हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा। क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वो देखना। तो लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमने क्या किया? अब जैसे मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग ने डिमांड उठाई किस चीज की? कि वो मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहती है, उसे पावर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या दे दिया? उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो देखो क्या होता है, मुस्लिम लीग जो थी उसने डिमांड उठाई पावर के लिए, तो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला टू गिव वेरी लार्ज पावर टू द रीजन्स। तो मुस्लिम लीग ने जहां जहां पावर मांगी, आप जैसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो बने थे, ठीक है, तो बंगाल मतलब उस समय पे ईस्ट बंगाल कहलाया ना। हाँ, चलो एक ज्योग्राफी का थोड़ा सा आपका डाउट भी आज ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप क्या देखोगे, ये है हमारा प्यारा देश, ठीक है। अब यहां पे तो वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल ये हो गया, लेकिन अगर आप कंट्री के कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये तो ईस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट तो कंट्री का ये होता है। फिर वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं हम? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते हैं कि बंगाल पूरा ये हुआ करता था। ब्रिटिश के टाइम पीरियड में क्या होता है, डिवाइड कर दिया, तो ये जो आगे वाला पार्ट रहेगा ये रहेगा ईस्ट बंगाल, ठीक है, और ये पीछे वाला पार्ट जो रहेगा ये रहेगा वेस्ट बंगाल। तो इस सेंस में उसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है।
क्लियर हुआ? ठीक है, तो रिलेटिविटी समझना उसकी। अब खैर वो वाली बात नहीं है, हमें समझना क्या है यहां पे कि मुस्लिम लीग ने जब पावर मांगी तो एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला डिराइव किया गया, जिसके चलते क्या है कि जहां जहां पे उसने पावर मांगी उस रीजन में उसे पावर दी गई मुस्लिम लीग को। अब बाद में क्या होता है, 1947 आते आते पार्टीशन हो जाता है। तो क्या सीखा आपने आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से? कनेक्ट करो अब जरा, क्या सीखा आपने कि भैया एक्सेसिव पावर अगर आप रीजनल लेवल पे देना चालू कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पावर उंगली पकड़ाई है तो पूरा हाथ खींच लेंगे वो। ठीक है, तो पावर के कारण पार्टीशन देखने को मिला हमें जब हमने बहुत ज्यादा पावर दी। अब सवाल क्या है आपका? सवाल यह है कि किस एक्सटेंट तक पावर दी जाना चाहिए रीजनल स्टेट्स को। ठीक है, जवाब मिल गया आपको यहां पे बिना बताए। तो क्या होता है, जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद में, ठीक है, तो पार्टीशन के बाद में, पार्टीशन के पहले जब होने वाला था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने तय कर लिया कि पावर अब हमें बहुत कॉशियस वे में देना पड़ेगी। ठीक है, बहुत सोच समझ के तोल के देना पड़ेगी, 1 किलो 2 किलो से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उस सेंस में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली decided to frame a government that would be based on the principles of unity। समझना, एक एक चीज अंडरलाइन कर लो, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या डिसाइड किया कि हम पावर तो देंगे स्टेट्स को, लेकिन इस तरह से देंगे कि यूनिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी को ध्यान में रखा जाए कि इतनी ही पावर दो जिससे देश यूनाइटेड रहे। इतनी पावर मत दे दो कि कल को क्या हो जाए कि देश की यूनिटी पे क्या आ जाए, सवाल खड़े हो जाए। एंड कॉपरेशन बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट्स एंड सेपरेट पावर्स टू दी स्टेट्स। ठीक है, मतलब पावर देंगे हम आपको, लेकिन प्रायोरिटी क्या रहेगी कि देश की यूनिटी बनी रहे। ठीक है, कॉपरेशन रहे स्टेट और सेंटर के बीच में, मतलब वहां पे कंफ्लिक्ट ना डेवलप हो जाए कि पावर को लेकर लड़ने लगे। तो पावर का अरेंजमेंट ऐसे इस तरह से किया जाए कि दोनों के बीच में, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में कॉपरेशन बना रहे। आया ना समझ में? ये कॉपरेशन बना रहे, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी को ध्यान में रखा जाए एंड सेपरेट पावर्स टू दी स्टेट्स। अब स्टेट्स को क्या दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा, नो डाउट, ऐसा नहीं कि पावर नहीं देंगे, लेकिन स्पेशल मतलब एक तरह से ऐसा नहीं कि बहुत ऑटोनॉमी दे दिए। यूएस में क्या है, यूएस में आप देखोगे तो यूएस स्टेट्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा पावर है, वो अपने आप में एक तरह से ऑटोनॉमस यूनिट की तरह है, डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। हमने बोला कि ऐसे में क्या हो जाएगा, कल को कोई स्टेट आजादी मांगने लग जाएगा तो फिर क्या कर लोगे आप? तो एक बोलते ना बैलेंस व्यू में पावर देने का डिसाइड किया गया। क्लियर है? अब देखो क्या है, तो द प्रिंसिपल दैट रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर वुड बी बेस्ड ऑन कॉपरेशन। इस प्रिंसिपल को अपॉइंट किया, इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया क्या कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो किस चीज पे बेस्ड रहना चाहिए, कॉपरेशन पे, कंपटीशन पे नहीं रहना चाहिए, कॉपरेशन पे। कभी स्टेट ऐसा ना बोल दे कि मुझे सेंटर से आगे निकलना है, देश बनाओ मुझे। ठीक है, तो कॉपरेशन पे ज्यादा फोकस किया गया और व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज्ड यूनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह तय किया कि हम इतनी डाइवर्सिटी को जब संभाले हुए हैं तो पावर का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सेंटर के पास ही ज्यादा रहे पावर। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो कि थोड़ा सेंटर के पास ही ज्यादा रहे पावर। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, यूनिटी बनी रहे, इस चीज को एम्फसाइज करते हुए ऐसे पावर दिया गया, जैसे आप कहते हैं ना, आपने सुना होगा क्या कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है तो हल्का सा टिल्टेड है। टिल्टेड है किसकी तरफ? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, या फिर कह लो कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है इंडिया में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया में जो फेडरल अरेंजमेंट है वो क्या है, उसे क्वाजी फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्वाजी फेडरलिज्म कहा जाता है जिसमें आप स्टेट्स को पावर दे तो रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने मना ही कर दिया श्रीलंका की तरह कि नहीं यूनिटरी गवर्नमेंट है, ये पावर नहीं मिलेगी। आप पावर तो दे रहे हो, लेकिन पावर ज्यादा किसके पास है? पावर ज्यादा जो है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, सिंपल सी चीज थी। अब इसी चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उठा के देखें तो आप समझना, इस चीज को मैंने आपको पहले भी बताया। फॉर एग्जांपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। ठीक है, इसके पीछे पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स थी वो भी समझाऊंगा मैं आपको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके पीछे क्या आर्ग्यूमेंट दिया वो भी समझाता हूं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है बताएं? फेडरेशन वर्ड कहीं नहीं दिया है। आर्टिकल 1 अगर आप देखोगे क्या है, आर्टिकल 1 जो है 1 क्लॉज 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत। तो यहां पे दो चीज क्लियर कर दी है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उनके सामने यह सवाल था, इंडिया बोले या भारत बोले, क्योंकि भारत हमारा अपना नाम है। ठीक है, और इंडिया क्या है? इंडिया तो ब्रिटिश देके गए। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है, सवाल डिबेट ये थी कि क्या नाम रखे हम हमारे देश का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह तय किया गया, इंडिया दैट इज भारत, दोनों नाम रख लो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया। फेडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि स्टेट के आने से भारत बना है, ठीक है, इंडिया बना है, वो नहीं है।
भारत है अपने आप में, उसने स्टेट्स के बीच में पावर देके रखी है, तो वो यूनियन बता रहे हैं, फेडरेशन नहीं। फेडरेशन में स्टेट ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यूनियन में एक कह सकते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म वाली जो स्पिरिट है वो देखने को मिलती है कि यूनियन ने स्टेट्स को होल्ड करके रखा है, ठीक है। और अगर फेडरेशन बोल देते ना आप, तो स्टेट जब ऊपर आ जाते, स्टेट अपने आप को दादा समझने लगते, तो उसके चलते क्या होता है, स्टेट जब अपने आप को दादा समझने लगते तो उसके चलते ये होता कि उसके चलते ये देखने को मिलता हमें कि स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी मांग सकते थे। तो बी आर अम्बेडकर ने ये आर्गुमेंट दिया कि स्टेट्स को आप ज्यादा पावरफुल मत बनाओ, नहीं तो कल को ये क्या बोल देंगे कि अब हमें अलग होना है, ठीक है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आप यूनियन ऑफ स्टेट्स हो, ठीक है। इंडिया जो है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स से बना है, आप इंडिया के बाहर जाके अपनी आइडेंटिटी नहीं मांग सकते हो, ठीक है। तो स्टेट्स ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट्स आप बोल देंगे कि हमें एक अलग देश बनाओ तो उसके बना देंगे हम, वो हमारी कंट्री के यूनियन का एक पार्ट है बस, ठीक है। ये समझ के रखना होगा आपको। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, देखो आर्टिकल 1 भी स्टेट से ही डील करता है, और फर्स्ट शेड्यूल जो है वो भी ध्यान रखना वो टेरिटरी से ही डील करता है, ठीक है। कि इंडियन टेरिटरी कहां है, कितनी है, कैसी है, वो सारी चीजें बताई गई, कौन कौन से स्टेट्स हैं। अब ये प्रोविजंस है, स्टेट जो है तो अंदर ही बढ़ते घटते रहते हैं। आप जैसे देखोगे तो कितने सारे नए स्टेट्स बने, ठीक है। पुराने स्टेट्स को हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया, यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया, अलग कर दिया, ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन ये जो यूनियन बनी है, ठीक है, ये यूनियन पूरा संभालने का काम जैसे देखोगे आप यूनिटरी फेडरलिज्म के हिसाब से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। वो पूरा कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको बताया, फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है वो ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आर्टिकल 1 ध्यान रखना है, क्या है, क्यों है, सारी चीजें बता दी मैंने। इंडिया दैट इज भारत, उसके बाद में यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया, फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया। फेडरेशन अगर कह देते तो स्टेट्स के पास ज्यादा पावर हो जाती है, और वो स्टेट्स कल को आवाज उठा लेते कि अलग कर दो, तो फिर क्या कर लोते आप, ठीक है। तो हमेशा सेंटर को क्या दी है, प्रायोरिटी दी गई है। ड्राइविंग सीट पे कौन है, सेंटर है, ये ध्यान रहेगा ना आपको। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो क्या है, अब आप ये देखोगे ना कि आपने फेडरलिज्म, चलो प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, वो फेडरलिज्म की वैल्यू है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। चलता कैसा है आखिर ये, ठीक है। तो हमने क्या करके रखा है, पावर्स को डिवाइड करके रखा है। वो पावर्स कैसे डिवाइड करिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।